जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका साई आईएएस में। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और ये जो लेक्चर है हम लोगों ने 17 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है। 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके तहत बीपीएससी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो 4 महीने रह गए हैं अब एग्जाम में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिटीजनशिप के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि जो नागरिकता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए, भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करती है की जाती है, यानी कि अगर अमेरिका से कंपेयर किया जाए तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहां पे सेंटर के लिए भी एक अलग अपना सिटीजनशिप है और स्टेट के लिए भी अलग सिटीजनशिप है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है। अगर आप यहाँ पे भारत के निवासी है तो सिर्फ आपको भारत के निवासी कहा जाएगा, इंडिया का निवासी कहा जाएगा। आप खुद को बिहार का निवासी या फिर महाराष्ट्र का निवासी नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो सिटीजनशिप का जो प्रावधान है ना, वो संविधान के पार्ट 2 में, यानी कि जो संविधान का पार्ट 2 है उसमें शामिल किया गया है, आर्टिकल 5 to 11 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 5 to 11 तक इसका सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि सिटीजनशिप में ये जो आर्टिकल 5 to 11 जो है, ठीक है, इसमें किन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की गई है। इसमें सिर्फ उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की गई है जो 26 जनवरी 1950 को, जो उस समय भारत के निवासी थे। ठीक है, जो उस समय भारत के निवासी थे उन लोगों को ही सिटीजनशिप देने की बात की गई है। यानी कि अगर अभी किसी को सिटीजनशिप लेना हो, ठीक है, या फिर अभी किसी को सिटीजनशिप छोड़ना हो, तो उसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया है कि कैसे आप सिटीजनशिप लेंगे या फिर कैसे आप सिटीजनशिप छोड़ेंगे। ठीक, तो ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? ये प्रावधान जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें वर्णन किया गया। ठीक है, 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया था उसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि अगर आपको आने वाले समय में अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो उसके क्या क्या प्रावधान है, कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर आपको सिटीजनशिप टर्मिनेट करना किया जा रहा है तो क्या क्या प्रावधान से आपको सिटीजनशिप से टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है सिटीजनशिप और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या प्रावधान है। ठीक, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए, सिटीजनशिप डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ए स्टेट। सिटीजनशिप क्या है, आपका स्टेट के साथ और एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप स्थापित करता है। ठीक है, इट सिग्निफाइज फुल मेंबरशिप इन ए नेशन, entailing rights, duties, and privilege. Citizens are guaranteed protected by the state, and in return they owe allegiance to it। तो देखिए, अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो वहां पे आपको कई सारे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कई सारे ड्यूटीज मिलती है, कई सारे प्रिविलेज मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत में आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जो भी ऑफिस वगैरह, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, वहां पे आप इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, वहां पे आप चुनाव लड़ने के लिए कैपेबल हैं। जो लोकसभा का हो गया, वहां पे भी आप चुनाव लड़ने के लिए कैपेबल है। लेकिन जो भारत के सिटीजन नहीं है, क्या उनको ये अधिकार है वो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो भारत का प्रधानमंत्री बने। उनको एक स्टेट लेजिस्लेटिव का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, जो बेसिक जो अधिकार होता है, जो राइट्स होता है, जैसे फंडामेंटल राइट कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, वो जो भारत के नागरिक ने उनको भी ये अधिकार दिया जाता है कि हाँ, आपको ये अधिकार दिया जा रहा है। कुछ जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 16 हो गया। ठीक है, इसमें जो राइट है वो सिर्फ जो भारत के नागरिक है उनको ही ये अधिकार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 5 से ले 11 तक पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया। However, it contains neither any permanent nor any elaborate provision in this regard. It only identifies the person who becomes citizen of India at its commencement। ठीक है, अब हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो सिटीजनशिप है उसमें सिर्फ आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं वर्णन किया गया है कि सबको सिटीजनशिप देने की बात नहीं की गई। इसमें सिर्फ 26 जनवरी 1950 को जो लोग उस समय भारत के निवासी थे उनके बारे में, सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया है कि उनको सिटीजनशिप दिया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में अगर किसी को सिटीजनशिप लेना है तो उसका कोई वर्णन नहीं किया कि उनको कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा। देखिए, इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, अगर किसी को सिटीजनशिप मिल रहा है
ठीक है, तो वो कैसे होगा, या कोई किसी का सिटीजनशिप आपसे छीना जा रहा है तो वो कैसे होगा, इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक, इट empowered द पार्लियामेंट टू इनेक्ट a law टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर एंड एनी अदर मैटर। अब देखिए, जो सिटीजनशिप है ना, वो पार्लियामेंट को इम्पावर करता है, पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी प्रावधान बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी कानून का इस्तेमाल करके, इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने क्या एक एक्ट बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 में एक एक्ट बनाया गया जिसे सिटीजनशिप एक्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ठीक है, सिटीजनशिप में जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, उसमें हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है, और आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए, आर्टिकल 5 क्या करता है, सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब संविधान जब लागू हुआ था उस समय कौन कौन से लोग जो होंगे ना, जो भारत के सिटीजन होंगे, उसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 5 में। ठीक है, जो सिटीजनशिप है ना, जो भारत के जो भी निवासी हैं वो क्या होंगे, वो मतलब जो भी सिटीजनशिप है वो क्या होंगे, वो भारत के निवासी होंगे। उस समय जो भारत में जो लोग थे, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वो लोग, उनको क्या कहा जाएगा, उन लोगों को भारत के निवासी कहा जाएगा। और आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, भारत का बंटवारा हो गया था, कुछ लोग पाकिस्तान में थे, कुछ लोग हिंदुस्तान में चले गए थे। ठीक है, लेकिन उस समय कुछ लोग पाकिस्तान से रिटर्न होकर के वापस हिंदुस्तान में आए थे। ठीक, तो उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना, उनको भी तो ये, पहले क्या था, पहले तो दोनों एक ही देश थे। ठीक, तो उस आधार पर उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई, जो लोग पाकिस्तान से लौटकर भारत में आए थे। और इसका वर्णन कहाँ किया गया, आर्टिकल 6 में किया गया है, यानी कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत में आते, उनको भी सिटीजनशिप का अधिकार दिया गया। तो ये आर्टिकल 6 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 7 क्या करता है, आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन माइग्रेट टू पाकिस्तान। अब देखिए, कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग भारत से भी तो भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद उनको लगा कि अरे यार, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, हम लोग गलत यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो फिर वो लोग वापस भारत में चले आए। ठीक, तो जब वो लोग वापस भारत में आए तो फिर उनको भी नागरिकता भारत की प्रदान प्रदान की गई। और इसका वर्णन कहाँ किया गया, इसका वर्णन आर्टिकल 7 में किया गया। फिर आइए आर्टिकल 8 में देखते हैं। हाँ, देखिए, आर्टिकल 8 क्या कहता है, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब देखिए, कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे, जैसे कुछ लोग अमेरिका में रह रहे थे, कुछ लोग इंग्लैंड में रह रहे थे। वहां पे रहकर वो लोग क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, यानी कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर कुछ अपना बिजनेस वगैरह कर रहे थे। जब भारत आजाद हुआ तो उनको लगा कि अरे यार, अब हमें वापस अपने देश चलना चाहिए, तो हमारा देश आजाद हो गया। ठीक, तो उन जब वो लोग वापस आए, उनको भी आर्टिकल 8 के तहत उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, जो लोग पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट करके आते हैं उनके लिए नागरिकता की बात की गई थी। आर्टिकल 7 किससे रिलेटेड है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान से वापस इंडिया आए, उनके लिए नागरिकता की बात की गई है। ठीक, अब देखिए, और 8 किससे संबंधित है, 8 संबंधित है जो पाकिस्तान और भारत के अलावा किसी और थर्ड वर्ल्ड में रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे, इंग्लैंड में रह रहे थे, सिंगापुर वगैरह में रह रहे थे, जापान वगैरह में रह रहे थे, मतलब किसी भी कंट्री में रह रहे थे, वो जब भारत आए तो उनको भी नागरिकता प्रदान की गई आर्टिकल 8 के तहत। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 9 क्या कहता है, पर्सन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। क्या हुआ इसका मतलब, अगर कोई कोई भी पर्सन मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे देश की का सिटीजनशिप नागरिकता अगर स्वीकार करता है, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी भारत का नागरिक हूँ, कल को मैं जाकर के अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खो दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे अक्षय कुमार जी थे, उन्होंने कनाडा का नागरिकता एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई थी। ठीक है, फिर अभी कुछ पिछले साल ही उन्होंने भारत की नागरिकता उनको मिली है। ठीक, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूस कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो आर्टिकल 10 कहता है कि अब हम लोग मतलब जिसको नागरिकता दे दिए हैं उसकी बरकरार रहेगी, बाकी अब आपको देखना है किसको देना है, किसको नहीं देना है, किससे छीनना है, किससे नहीं छीनना है। तो ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक, अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, यानी कि जो सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, कैसे, कानून बनाकर। ये अधिकार किसको दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया आर्टिकल 11 के तहत। तो देखिए, इसमें ये आर्टिकल 11 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल में मेंशन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू
मेक प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 11 हो जाएगा कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है आर्टिकल 11 के तहत वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, और इसी आर्टिकल का यूज करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। क्या? ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बनाया था पार्लियामेंट ने, जिसमें आपको कैसे नागरिकता मिलेगी उसके प्रावधान किए गए हैं, आपकी कैसे नागरिकता जा सकती है, ये सब सारे प्रावधान किए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब देखिए, एक चीज हमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में नागरिकता हासिल करने का कोई भी प्रोविजन नहीं वर्णन किया गया है। ना ही आपके संविधान में, ना ही आपकी नागरिकता जाने का कोई प्रोविजन वर्णन किया गया, यानी कि संविधान आपकी नागरिकता लेने की और नागरिकता छीनने की किसी भी बात का वर्णन नहीं करता है। तो संविधान क्या वर्णन करता है? संविधान सिर्फ ये बातें बताता है कि 26 जनवरी 1950 को उस समय भारत के कौन कौन से लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट क्या होता है। देखिए, एक्ट प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि आपको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे आपकी भारत की नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं, पहले एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देखते हैं, यानी कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो आपको कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, बाई बर्थ। बाई बर्थ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप भारत में जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये अधिकार मिलेगा कि आप भारत की नागरिक कहलाएंगे। देखिए, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर जुलाई 1 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, पहले क्या था, 1987 से पहले आपके पेरेंट किसी भी देश के हो, लेकिन अगर आपका जन्म भारत में हो रहा है तो आपको भारत का नागरिक कहा जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि आपका पेरेंट भारत के नागरिक है कि नहीं है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, फिर कुछ प्रावधान में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? देखिए, फॉर दोज born between July 1 1987 and December 3 2004 at least one parent must be an Indian citizen। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया कि वैसे, मतलब वैसे बच्चे या फिर जो भी है, ठीक है, अगर उनका जन्म 1987 के बाद से 2004 के बीच में होता है जन्म, ठीक है, और वो उनके कम से कम एक पेरेंट्स क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए, तभी उनको भारत का सिटीजनशिप माना जाएगा बाई बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर तभी उनको भारत का सिटीजनशिप माना जाएगा। कम से कम उनके एक पेरेंट या तो माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, तभी उनको बाई बर्थ भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रावधान में चेंज किया गया 2004 में। 4 See 2000, a person is considered a citizen by birth if both parents are citizen of India or one parent is citizen and the other is not an illegal migrant। क्या प्रावधान चेंज किया गया कि दोनों माता पिता क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, या फिर एक पेरेंट क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, और दूसरा पेरेंट क्या होना चाहिए? इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी आपको जन्म के आधार पर आपको क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगी भारत की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाय डिसेंट। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, डिसेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका जन्म किसी और देश में हो गया, आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ या फिर अमेरिका में हो रहा है, ठीक, लेकिन आपकी जो भी आपके पूर्वज हैं, जो भी आपके एंसेस्टर है, जो भी आपके माता पिता है, दादा दादी है, वो लोग कहाँ के रहने वाले? वो लोग भारत के रहने वाले, उनको नागरिकता कहाँ की मिली हुई है? उनको नागरिकता भारत की मिली हुई है। ठीक है, तो उस आधार पे आपका जन्म भले ही इंग्लैंड में हो रहा है या फिर अमेरिका में हो रहा है, भाई डिसेंट के आधार पे आपके एंसेस्टर कहाँ के रहने वाले, इसके आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। चलिए देखते हैं, ए पर्सन born outside India on or after 26 January 1950 is a citizen of India by descent if their father was a citizen of India at the time of their birth। यानी कि जब आपके समय पे अगर आपके पिता भारत के निवासी थे तो आपको भी भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है, फॉर दोज born आफ्टर 10 दिसंबर 1992 आइदर पेरेंट कैन बी ए सिटीजनशिप। अब देखिए, वैसे लोग जिनका जन्म 1992 के बाद होता है, ठीक है, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? उनके माता पिता में से या तो माता या फिर पिता, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? इंडियन का सिटीजनशिप होना चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? यानी कि आप खुद को रजिस्टर करवा करके भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, यानी कि आपके ना तो माता पिता भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, ना ही आपका कोई एंसेस्टर भारत का रहने वाला है, आपको भारत अच्छा लगा, आप भारत में घूमने फिरने, आपको भारत का कल्चर अच्छा लगा, भारत की संस्कृति अच्छी लगी, तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। कैसे? रजिस्टर करा करके आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। देखिए, सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज दोस्त मैरिड टू इंडियन सिटीजन, माइनर चिल्ड्रन, अदर कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्री। देखिए, क्या होता है ना कि कोई
कोई पीपल है, ठीक है, कोई लोग, कोई इंसान है जिसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली, ठीक है, इंडियन सिटीजन से शादी कर ली, तो वो तो किसी और देश का रहने वाला है। ठीक, जब उसने एक इंडियन शादी कर ली, ठीक है, तो वो यहाँ पे आकर के यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवा करके भारत का नागरिक बन सकता है, या फिर उसका जो बच्चे होंगे, ठीक, तो वो भी चाहे तो वो भी रजिस्टर करवा करके और भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेचुरलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप भारत में कम से कम कुछ सालों तक, जैसे कि 12 साल तक या फिर 10 साल तक, 11 साल तक अगर आप रह रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 12 साल तक अगर आप भारत में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, यानी कि आप भारत में आए तो भारत के खिलाफ कुछ काम करने लगे, ठीक है, भारत के खिलाफ खुफिया विभाग बन के आप इंफॉर्मेशन दूसरे इनेमी कंट्री को पहुंचाने लगे, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। भारत में आ रहे हैं तो भारत में एक अच्छे नागरिक बन करके भारत जो भी ड्यूटी होता है एक अच्छे नागरिक का, अगर वो सब आप कर रहे हैं तो आपको बाई नेचुरलाइजेशन के तहत आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए जैसे भारत है, ठीक है, अगर भारत आने वाले समय में पाकिस्तान को कब्जा कर लेता है तो क्या होगा? पाकिस्तान के जो भी नागरिक है वो उसके बाद क्या कहलाने लगेंगे? भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। जैसे हम लोगों ने गोवा गोवा को अपने भारत में मिलाया, ठीक है, पौडीचेरी को अपने भारत में मिलाया। जब पौडीचेरी और गोवा हमारे भारत में मिल गए तो उसके बाद जो भी गोवा के निवासी थे वो हमारे देश के निवासी कहलाने लगे। वैसे ही अगर कल को हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेते हैं या फिर बांग्लादेश का कब्जा कर लेते हैं, उनको अपने में मिला लेते हैं, तो कल को बांग्लादेश के जो भी लोग हैं, जो भी जनसंख्या है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? भारत के निवासी हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है। इफ ए न्यू टेरिटरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी टू बी सिटीजन। ठीक है। कोई नया टेरिटरी भारत का पार्ट बन जा रहा है, वैसे ही कब्जा करके या फिर जैसे कोई किसी ने गिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का क्या मतलब हुआ? वो तो हम लोगों ने देख लिया कि आपको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है। अब आपकी आपकी नागरिकता तो जा भी तो सकती है ना। आपको नागरिकता मिल रही है तो ऐसा थोड़ा है कि आपकी नागरिकता जा भी सकती है, तो कैसे जा सकती है वो, चलिए वो हम लोग देखते हैं। देखिए, बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या हुआ कि आप खुद से, मतलब खुद से आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमें भारत का सिटीजनशिप नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई भी वजह हो सकता है, या तो आप किसी और देश का सिटीजनशिप आप लेने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या फिर आपको भारत अब अच्छा नहीं लग रहा है, भाई भारत इतना प्यारा देश है, फिर आपको ऐसा अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी वजह हो सकता है। ठीक, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर आप खुद से आकर के डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो आपकी जो नागरिकता है भारत की वो समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, वॉलंटरी एक्ट बाई विच एन एडल्ट सिटीजन गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि आप खुद से आकर के अपना सिटीजनशिप क्या कर रहे हैं? गिव अप कर रहे हैं। ठीक, तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त मानी जाएंगी। टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए कैसे समाप्त किया जाएगा? इफ एन इंडियन सिटीजन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, देयर इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। यानी कि अब आप भारत के नागरिक हैं और आगे जा करके आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। क्यों? देखिए भारत में क्या है? भारत में सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है। ठीक है, अगर भारत में सिंगल सिटीजनशिप की बात की जा रही है और आप किसी दूसरे देश की जाके नागरिकता ले ले रहे हैं, तो ये तो डुअल सिटीजनशिप हो गया, और भारत में डुअल सिटीजनशिप तो फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक, तो आपकी जो भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी, यानी उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे अक्षय कुमार को हम लोगों ने ऊपर भी एग्जाम्पल देखा था, अक्षय कुमार ने जाकर के कनाडा की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, तो उनका जो भारत की जो नागरिकता थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिप्रेवेशन। ठीक है, डिप्रेवेशन का मतलब क्या हुआ कि आपसे जबरदस्ती आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक, ठीक है, आपसे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ना ही आप खुद वॉलंटरी आकर के आप गिव अप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? भारत सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन लेगी। कैसे छीन लेगी? आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट कैन डिप्राइव ए पर्सन ऑफ सिटीजनशिप इफ इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आपने फ्रॉड करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया। ठीक है, कैसे भी फ्रॉड करके इधर उधर करके आपने भारत की किसी को घूस दे करके, किसी को घूस खिला करके, या किसी को कुछ भी करके आपने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो आपका जो नागरिकता है उसको भारत सरकार छीन सकती है, आपको आप नागरिकता से वंचित कर सकती है। या फिर डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आप संविधान के खिलाफ आप डिसलॉयल्टी निभा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपने संविधान का शपथ लेकर बोला कि हम भारत के नागरिक बन रहे हैं, और एक भारत के नागरिक के तहत जो भी ड्यूटी होगी हम उसका पालन करेंगे, और यहाँ पे नागरिक बनने के बाद आप क्या कर रहे हैं?
यहाँ पे भारत को कल कल को उल्टा सीधा बोलने लगे, भारत के खिलाफ कुछ कार्य करने लगे, ठीक है, या फिर वॉर में जो इनेमी हमारा कंट्री उसको आप सपोर्ट करने लगे, तो यहाँ से भी आपकी जो नागरिकता है आपसे वो छीनी जा सकती है। ठीक। अब देखिए, ये जो डिप्रिवेशन ऑफ की जो प्रावधान है ना, अगर भारत उस समय किसी दूसरे देश के साथ वॉर में उलझा हुआ है, ठीक है, तो उस समय ये आपकी मतलब तत्काल उस समय आपका ये नागरिकता जो है खत्म नहीं किया जाएगा। तो भारत भारत से जब उसकी वॉर खत्म होगा ना, फिर उसको इसको खत्म किया जाता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा आज का चैप्टर से उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर मेंशन। ठीक है, अब देखिए आप पूछ रहे हैं पार्ट के बारे में, पूछ रहा है कि किस पार्ट में सिटीजनशिप से रिलेटेड डिटेल का बारे में वर्णन किया गया है। तो किस पार्ट में वर्णन किया गया? पार्ट 2 में वर्णन किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। क्या कह रहा है कि किससे प्रोविजन रिलेटेड है? उस वैसे पर्सन से जो माइग्रेट किए इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से। पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो कि किस आर्टिकल के बारे में इसका वर्णन किया गया है? आर्टिकल 6 के तहत इसका वर्णन किया गया है। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए उनको नागरिकता देने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो दो क्वेश्चन था हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। इसमें से आर्टिकल आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, और बाकी कितने वे तरीके हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के, और कौन कौन से तरीके हैं आपके सिटीजनशिप लॉस करने के लिए। ठीक। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो भी पीडीएफ वगैरह है आपको हमारे वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।